हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्या लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने जो हमारी सीरीज चल रही है बीपीएससी 2.0 साइंस टीचर के लिए, साइंस और मैथ टीचर के लिए 6 to 8 के लिए जो वैकेंसी आई है, उसमें साइंस सब्जेक्ट को लेकर के हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है और हमारी प्लेलिस्ट है बीपीएससी टीआरई 2.0। उस प्लेलिस्ट में ये दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो में हमने आपको सारी सिलेबस पूरा कंठस्थ करवाया था और उसके साथ साथ हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, कुछ 3 से 4 चैप्टर हमने डिस्कस किए थे वहाँ पे। आज हम 5वां चैप्टर और इसके आगे भी कुछ चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा साइंस का वीडियो है, ये आपको प्राइमरी के लिए भी बेनिफिशियल है और वैसे भी जनरल साइंस जहाँ पे आप जैसे कि कोई एसएसटी से एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके पेपर में भी लगभग 10 से 15 नंबर के जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। बाकी 6 to 8 के लिए तो बेनिफिशियल है ही, उनके लगभग 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं, क्योंकि 40 नंबर का साइंस उनका आना ही है प्रॉपर और 10 नंबर का जनरल साइंस भी आएगा, जीएस का जो पोर्शन है उसमें। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन जो हमारे द्वारा ये बनाए गए वीडियो हैं, इनमें जो आप कंटेंट देख रहे हैं, ये कंटेंट एनसीईआरटी की पुस्तकों से हमने खुद बनाए हैं, कहीं से ना ये चुराए गए हैं। और दूसरी और एक चीज़ है कि इनको हमने खुद नोट्स तैयार किया है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं। पहला टॉपिक है कोयला और पेट्रोलियम। तो इसमें सबसे ऊपर हमने दिया है कि पीसीआरए का फुल फॉर्म बताया गया है। तो पीसीआरए का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एजेंसी। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, यानी कि न समाप्त होने, अक्षय जिनका क्षय ना हो, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका क्षय ना हो। तो कौन कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश है, वायु है, ठीक है, इन सभी चीज़ों का कभी क्षय नहीं होगा। नेक्स्ट है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो जैसे वन है, वन्य जीव हैं, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनका जितना हम दोहन करेंगे, कहने का मतलब हम लिमिट में यूटिलाइज करें इनको, क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं अब आज की सिचुएशन है, आप देखते हैं दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है पेड़ पौधे ना होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे दोहन बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ, पेड़ पौधों को काट करके घर बनाए गए और उद्योग धंधे लगाए गए, तो हर तरीके से पोल्यूशन वहाँ पे क्रिएट किया गया लोगों के द्वारा, ठीक है, इसलिए आज वो रहने लायक उचित स्थान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जितने हैं, जितने ये जैसे वन है, वन्य जीव है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। इनका अगर हम लिमिट में यूज नहीं करेंगे, अनलिमिटेड हम इनको ऐसे यूज करते रहेंगे, तो ये जल्द ही समाप्त हो जाएंगे और हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है उच्च दाब और ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। क्या होता है कि जब कोई सुनामी आती है या कोई इस तरीके की घटनाएं होती हैं जिनसे क्या होता है कि पेड़ पौधे, या भूकंप आता है तो क्या होता है कि वहाँ ज़मीन धंस जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये पेड़ पौधे जो है, या पेड़ पौधे कहीं गिर गए और जंगलों में, तो वो धीरे धीरे मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और मिट्टी के नीचे दब करके वो हजारों वर्षों में कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, उनके ऊपर से मिट्टी पड़ जाती है और धीरे धीरे वो परत दर परत नीचे चले जाते हैं और उसके बाद फिर कई हजार वर्षों के बाद वो जो है कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है कोलतार, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार देखते हैं ना आप, जो रोड बनाने में इस्तेमाल होता है, तो अब तो
उसमें बिटुमिन का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में या पहले हम लोग जब देखते थे तो कोलतार आज भी यूज होता है। कोलतार ऐसी बात नहीं है। तो कोलतार जो है वो लगभग 200 पदार्थों का एक मिश्रण है, 200 पदार्थों को मिला करके, इसीलिए तो देखते हैं वो पूरा एकदम ग्रिप बनाए रहता है, चिपकाया रहता है गिट्टी को, और सड़क को एकदम टूटने नहीं देता है। तो जितना ज़्यादा कोलतार का जिस सड़क में इस्तेमाल होता है वो इतनी स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये 200 इसमें प्रोडक्ट्स का मिक्सचर होता है ये। अगला पॉइंट है माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे माथ हैं और दूसरे सारे इंसेक्ट्स, इसको भगाने के लिए जो है जो नेफ्थलीन की गोलियां प्रयोग की जाती हैं ये कोलतार से ही बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है आजकल सड़क निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कोलतार क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है और आसानी से मिलता भी नहीं है इजली, तो इसलिए बिटुमिन का प्रयोग आजकल किया जा रहा है। नेक्स्ट है पहले कोयला गैस का प्रयोग सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया, परंतु वर्तमान में इसका उपयोग ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। क्या होता था जब पहले लाइट नहीं थी, ठीक है, इजली हर जगह लाइट नहीं पहुंच पाती थी और हमारे यहाँ उतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं थी लाइट की, तो सड़कों पर रोशनी के लिए क्या है कोयला गैस का इस्तेमाल किया जाता था। और वर्तमान में क्या किया जाता है, इसी कोयले से बिजली बना करके बिजली हम लोगों को सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए और इनके शरीर समुद्र की तली में बैठ गए और मिट्टी एवं रेत द्वारा ढकते चले गए, लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। देखते हैं आपकी जो तेल का कुआं मिलता है, खुदाई होती है कहीं कहीं बहुत दूर दूर या समुद्र में ही, जैसे बॉम्बे हाई है, वहाँ से क्या मिलता है, वहाँ वहाँ से तेल निकाला जाता है ना। तो क्या होता है कि पेट्रोलियम बनते कैसे हैं, इसमें क्या होता है कि जब ये जीव, जैसे समुद्र में बहुत सारे जीव रहते हैं, मछलियाँ हैं और विभिन्न प्रकार के जीव हैं, समुद्री जानवर हैं, वो सब रहते हैं, तो वो मर जाते हैं तो क्या उन्हें कोई वहाँ से निकालता है, कोई नहीं निकालता है, नीचे मर गए और नीचे ही तली में बैठ जाते हैं। और उसके बाद ये क्या होता है कि धीरे धीरे उनके ऊपर से सेडिमेंट जो होते हैं, मिट्टी है, रेत है, वो उनको ढकती चली जाती है, समुद्र का लेवल ऊपर बढ़ता चला जाता है, वो नीचे बैठते चले जाते हैं। तो ऐसा होते होते लाखों वर्षों में क्या होता है कि जब वो नीचे बैठ गए, उनके ऊपर से मिट्टी और रेत से ढक गए, तो वहाँ पे ना वायु पहुँच पाती है, और वायु ना पहुँच पाने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है, प्रेशर भी हाई हो जाता है। और ये टेम्परेचर और प्रेशर हाई होने और वायु के अनुपस्थिति की वजह से क्या होता है, वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। नेचुरली पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि खुदाई होती है, लाखों वर्षों बाद खुदाई कहीं किसी स्थान पर हम कर रहे हैं तो वहाँ से अचानक से तेल प्राप्त हो जाता है। तो वो हजारों वर्षों पहले, लाखों वर्षों पहले, हजारों लाखों वर्षों पहले वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हुई होती हैं, उसके बाद से वहाँ ये चीज़ें निकलती हैं। नेक्स्ट है तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। हम देखते हैं कि तेल, पानी में जब हम तेल डालते हैं तो क्या होता है, जल से हल्का है तभी तो ऊपर तैरने लगता है, तेल है या गैस है उसके ऊपर जो है तैरने लगती है, और ये इसीलिए उसमें मिक्सचर नहीं होते क्योंकि जल से ये हल्के होते हैं। नेक्स्ट है विश्व में पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया यूएसए 1859 में खोदा गया। पहला तेल का कुआं जो प्राप्त हुआ था वो पेंसिल्वेनिया में यूएसए में 1859 में। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत में पहला तेल कुआं जो है वो माकुम एक जगह है असम में 1867 में यहाँ प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। अगला है पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि आज देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत, लोगों को कितनी नीड है पेट्रोलियम पदार्थों की, चाहे वो आपका कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो,
ये जो गैसें हैं इन सब की आदमी को इतनी डिमांड है, तो इसलिए इसको काला सोना भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक गैस भंडार त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं प्राकृतिक गैस भंडार। अब ये जो हम आपसे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, यहीं से सारे क्वेश्चन यहीं से बनने हैं। अब उसमें मान लो ऐसे पूछ लिया कि भारत में प्राकृतिक गैस भंडार किन राज्यों में पाए जाते हैं। अब आपको इस 4 ऑप्शन दे दिए इसमें, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, ठीक है, एक से अधिक। तब इसमें अब आपको जब आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ प्राकृतिक गैस भंडार हैं, तभी तो आप लगा पाएंगे। तो इसलिए इसका डीप में अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। भाई जो हम नीचे से पेट्रोलियम प्राप्त कर रहे हैं, क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा उनकी एबंडेंसी बनी रहेगी, क्योंकि हम उनको बना तो रहे नहीं हैं, ना वो रिक्रिएट हो रहे हैं। कहीं अन्यत्र जगह पे हो सकता है वो बन रहे हों, लाखों वर्षों बाद वो बनते हैं, ठीक है, हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं उस प्रक्रिया में। तो ये जो है समाप्त होने वाली चीज़ें हैं, इसलिए हमें इनको लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ट्रेडिशनल जो एनर्जी है वो पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति है। भारत भूटान और नेपाल को बिजली का निर्यात करता है। तो जो हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, नेपाल और भूटान, ये हमारे मित्र देश हैं। इनको बिजली की सप्लाई जो है हमारे यहाँ से ही की जाती है। हम लोग बिजली बना करके इनको देते हैं, या फिर इनके यहाँ जो प्लांट लगा है वो भी हमारे ही खर्चे से लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है दहन और ज्वाला, ये अगला टॉपिक है। तो इसमें पहला पॉइंट है, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिससे सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश का संचार होता है। आप जानते हैं कि जो हमारे सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का मेन पार्ट है सूर्य। तो इसको ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। हम देखते हैं ना, माचिस की डिबिया के पार्श्व भाग में एक चित्तीदार जगह रहती है, वहाँ पे हम माचिस की तीली के जिस अग्रभाग पे थोड़ा मसाला टाइप का लगा रहता है उसको रगड़ते हैं, तो वो मसाला जो ऊपर जो पॉइंट जैसा लगा है वो क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का मिक्सचर लगा है। और जहाँ पे हम रगड़ रहे हैं, वो रगड़ने वाली जो पट्टी है उस पट्टी पे चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा है, ठीक है। तभी जो है हम जैसे उस पर रगड़ते हैं तुरंत तीली जल जाती है। नेक्स्ट है, CO2 एक अच्छा अग्निशामक है। O2 से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती। जितने फायर एक्सटिंग्विशर हम देखते हैं, आप देखते हैं चाहे किसी कोचिंग संस्थान में, विद्यालय में, हॉस्पिटल में, या किसी भी सार्वजनिक स्थान पे आप जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ फायर सिलेंडर लगे हुए होते हैं, दीवारों पे आप देखते हैं, तो उसमें CO2 गैस ही भरी होती है। वही एक अग्निशामक का कार्य करती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे O2 का कार्य क्या है, O2 किसी भी दहन में और उसको ज्वलनशील बनाने का कार्य O2, जब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सारी चीज़ें जलती हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई चीज़ जलेगी नहीं। तो ऑक्सीजन से भारी क्योंकि CO2 है, तो इसलिए वो ऑक्सीजन को एक तरीके से कवर अप कर लेती है। जहाँ पे आप उस फायर एक्सटिंग्विशर को जब दबाते हैं तो उसमें CO2 गैस निकलती है और वो O2 को कवर कर लेती है, घेर लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जाने पाती है, उस दब जाती है और जो आग लगी है वो बुझ जाती है। नेक्स्ट है, संभवतः ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसे आदर्श ईंधन माना जा सके। आज तक जो है ऐसा ये प्रोबेबिलिटी है कि कोई ऐसा ईंधन मिला नहीं है जिसे हम कह सकें कि यह आइडियल ईंधन है। नेक्स्ट है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल पर किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि उसके जलने की प्रक्रिया कितना किलो जूल ऊष्मा वो क्रिएट कर रहा है, कितने किलोग्राम, तो ये इसका मात्रक होता है। तो कुछ ईंधनों के नाम दिए गए हैं और उनका ऊष्मीय मान आगे लिखा गया है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है,
तो ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे गोबर के उपले हैं, जो गोबर के उपले सुखाए जाते हैं गोबर से, तो उसका उसमें मान 6,000 से 8,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। कोयला का उसमें मान 25,000 से 33,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। पेट्रोल 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। सीएनजी जो है 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। एलपीजी का उसमें मान 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। हाइड्रोजन का उसमें मान 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। जबकि मीथेन का उसमें मान 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। अब देख रहे हैं कि हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं, अन्य शहरों में स्टार्टिंग में उनमें हाइड्रोजन बसें चलाने की बात की जा रही है, और कुछ शहरों में चल भी रही हैं, जैसे बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ कुछ कुछ हाइड्रोजन बसें संचालित भी की जा रही हैं। तो ऐसा इसलिए है कि ये पहली बात तो बहुत बहुत कम पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, या एकदम नाम मात्र का पॉल्यूशन या करती ही नहीं है। तो जो है ऐसा इसीलिए है क्योंकि इनका उसमें मान जो है 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। और ये क्या होता है, इनका फुल कंबशन होता है, पूरी तरह से ये ईंधन को कंजर्व करके तब उससे चलती हैं। जबकि पेट्रोल, डीजल या जो भी और इस तरीके के ईंधन हैं, उनका फुल कंबशन नहीं होता है। इसीलिए जो है उनमें से देखते हैं हम धुआं निकलता है, नई गाड़ियों में भी धुआं निकलता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता नेकेड आई से। तो वो पोल्यूशन इसीलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि उनके ईंधन का फुल कंबशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, कोयले और डीजल के दहन से SO2 गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ज़रूर, आप इसको ध्यान से देखिएगा। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। जो भी पेट्रोल इंजन होते हैं वो नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड या NO2 नाइट्रस ऑक्साइड जो है छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। पूछ लेता है कभी कभी कि अम्ल वर्षा में कौन से वो दो ऑक्साइड जो हैं वो मिले हुए होते हैं, तो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं, और इसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। अगला टॉपिक है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें पहला पॉइंट है, खाल प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले शिकार को पोचिंग कहते हैं। जब हम किसी जानवर की खाल को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शिकार करते हैं उस शिकार को पोचिंग कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आपसे पूछा था अभी इससे पहले जो बिहार में प्राइमरी की परीक्षा हुई थी, मल्चिंग पूछा था। तो यहीं आपको सारे क्वेश्चन NCERT से ही मिलने वाले हैं, तो आप ध्यान से पॉइंट्स को देखिएगा। खाल प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले शिकार को पोचिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश। इसमें सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। तो ये पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है, एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, और ये सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। तो सतपुड़ा रेंज में बोरी और पंचमढ़ी 2 जो है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज आती हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। अब इसमें दिया गया है आपको पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जो है प्राणी और मुख्य प्राणी जो हैं कौन कौन से पाए जाते हैं, वनस्पति कौन कौन से हैं। एनिमल्स और प्लांट्स की बात की गई है। तो प्राणियों में चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये सब प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। जबकि वनस्पतियों की बात किया जाए तो यहाँ पे जो मुख्यतः जो वृक्ष पाए जाते हैं, साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, इन सब के वृक्ष भी पाए जाते हैं। और इसमें विशेष प्राणी में उड़ने वाली गिलहरी तथा विशेष पादप में जंगली आम के वृक्ष भी यहाँ पे पाए जाते हैं जब पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, जो कि सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की सागौन इसी वन में पाई जाती है। तो ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पहला भारत का रिजर्व फॉरेस्ट है। सतपुड़ा जो है ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये पहला भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट है, यानी कि आरक्षित वन है, और यहाँ पे सबसे उच्च किस्म की सागौन पाई जाती है।
नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इसके क्वेश्चन बनने की। 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको ये क्वेश्चन तो ज़रूर बनेगा। 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अगर 1 टन कागज़ चाहिए तो उसके लिए 17 वृक्षों को पूर्ण रूप से जो विकसित हैं, उनको अपनी पूरी आयु पूरी कर चुके हैं, उनको नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है कोशिका। 8वां टॉपिक है संरचना एवं प्रकार। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आप जानते ही हैं कि जैसे घर बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल करते हैं, कई सारी ईंटों को, छोटी छोटी ईंटों को जोड़ करके हम एक बड़ा सा मकान तैयार कर देते हैं। तो आप कोशिका को उसी ईंट के समान मानिए और इन्हीं कोशिकाओं का एक बंच है, एक इन्हीं कोशिकाओं का समूह है, उसी समूह का नाम आपका शरीर है। ठीक है, कोशिका से ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है, अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होता है और अंग तंत्र से पूरा आपका शरीर निर्मित होता है। तो कोशिका जो है ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी की। इसमें पहला पॉइंट है, मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है, यूनिट सेल है। मुर्गी का अंडा जो है एक यूनिट सेल है। ठीक है, एक एकल कोशिका है, यूनिसेलुलर बॉडी है। नेक्स्ट है, स्यूडोपोडिया पादाव अमीबा को गति प्रदान करते हैं, भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं। तो स्यूडोपोडिया जो है एक अमीबा का जो है ये मुख्य भाग है और ये मुख्य आर्गन है, एक तरीके से हम कह दें मुख्य अंग है। इसी के द्वारा अमीबा को जो लोकोमोशन करता है, इधर से उधर गति करता है, उसमें सहायता मिलती है। साथ ही साथ इसी की सहायता से वो भोजन भी ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, अंडे का सफ़ेद भाग जिसे एल्ब्यूमिन कहते हैं। ठीक है, अंडे का सफ़ेद भाग एल्ब्यूमिन होता है जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है, जबकि पीला भाग यॉक है, यह एक एकल कोशिका का भाग है। नेक्स्ट है, कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता, कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार से होता है। अब चाहे जितना बड़ा आदमी हो या जितना बड़ा जानवर हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि भाई हाथी की कोशिकाएं बड़ी बड़ी होंगी या चींटी की कोशिकाएं या मनुष्य की कोशिकाएं बहुत छोटी होंगी, ऐसा नहीं होगा। कोशिका के साइज से वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हैं, ये कोशिका के साइज से नहीं होता। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार, किस प्रकार की कोशिका है, किस आर्गन को वो निर्मित कर रही है, इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, केंद्र एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। जो कोशिका का केंद्रक होता है और कोशिका की जो लेयर होती है, आउटर लेयर जिसे झिल्ली कहते हैं, तो उसके बीच में एक पदार्थ भरा होता है और जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो ये मेन डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच, की प्लांट सेल में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम, ये सभी कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इन सब के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, गोल्गी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तो ये सारे उपनाम भी आपको पता होने चाहिए, इन सब कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। जो लिविंग सेल होते हैं, इनका जो पूरा संगठक होता है, एक पूरा मैटर जो होता है, वो प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रोकैरियोट्स, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है प्रोकैरियोट्स में। ये बैक्टीरिया और बीज ये ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं,
इन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं और इनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। यूकैरियोट्स जो होते हैं उसमें केंद्रक झिल्ली युक्त होते हैं ये, और प्याज की झिल्ली जैसे गाल की कोशिकाएं ये सब जो है ये यूकैरियोट्स में आते हैं। नेक्स्ट है पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो पत्तियों का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो पत्तियां जिनके कारण पत्तियां हरी हैं, तो वो क्लोरोफिल के कारण ही हरी होती हैं। और क्लोरोफिल की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा ही पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। और पत्तियों के हरी होने का कारण भी यही है, हरा वर्णक जो है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्तियों में निर्मित होता है। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। आपको हम साइंस का पूरा पोर्शन यहाँ से हम आपका क्लियर करवाएंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बीपीएससी टीआरई 2.0, खास करके जूनियर सेक्शन 6 to 8 के लिए, मैथ और साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बेनिफिट है ही है यहाँ से। बाकी जितने भी लोग एग्ज़ाम देंगे उनको भी यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।